कक्षा 10 क्षितिज भाग 2। हम इसमें नागार्जुन की कविताएं पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने दंतुरित मुस्कान के विषय में पढ़ा और अगली कविता हमारी है फसल। फसल के विषय में जो कवि ने बताया, कृषक समाज के विषय में बताया कि किसानों का और प्रकृति का आपसी क्या संबंध होता है और फसल किस किस माध्यम से होती है, इसके विषय में यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है। तो एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों के मिट्टी का गुण धर्म। फसल क्या है और तो कुछ भी नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, और रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ठीक है, इसमें कवि ने फसल के विषय में बताया। जैसा कि कवि परिचय देने के बाद ही मैंने आपको बताया था कि फसल क्या है, फसल के विषय में कवि ने क्या कहा। तो कह रहे हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, कि एक या दो का नहीं बल्कि ढेर सारी या बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। फसल क्या है? फसल कोई एक नदी या दो नदियों के कारण नहीं है, बल्कि बहुत सारी नदी के पानी का जादू। इसलिए कहा नदी के पानी का जादू, क्योंकि हम जानते हैं कि नदियों से पानी का भाप बनता है, फिर वो बादल बनते हैं और फिर वो खेतों पे बरसते हैं, तो उससे हमारी फसलें होती हैं। तो वो कोई एक या दो नदी का नहीं, बल्कि बहुत सारी नदियों के पानी का जो भाप होता है उसमें इकट्ठा होता है, और वो जब खेतों पे बरसता है तो हम ये नहीं कह सकते कि एक या दो नदियों का ही इसमें सहयोग है, बल्कि बहुत सारी नदियों के पानी का इसमें जादू है, जिससे ये फसल होती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। और कह रहे हैं कि किसी एक या दो व्यक्ति के नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के हाथों की गरिमा के स्पर्श की यह गरिमा है। बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग मिलकर के इन फसलों को उगाते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य कवि का यही है कि प्रकृति का भी इसमें सहयोग होता है और मनुष्य के हाथों का भी इसमें सहयोग होता है। जब दोनों का इसमें सहयोग होता है तभी हम मिट्टी में से फसलों को उगा सकते हैं। ठीक है, एक नहीं, दो की नहीं, ठीक है, और एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुण का धर्म। और कोई ये एक दो का नहीं, बल्कि हजारों मिट्टियों के गुण का धर्म है। जो हजार हजार खेतों की जो मिट्टियां हैं, जो अलग अलग तरह की मिट्टी है, जिनका गुण धर्म अलग अलग होता है, यानी कि जिन मिट्टियों की जो उनकी योग्यता होती है, यानी उनकी उर्वरक क्षमता होती है, वह अलग अलग होती है। तो वो किसी एक या दो का नहीं, बल्कि हजारों हजारों खेतों की मिट्टी का जो गुण धर्म होता है, जब वह मिलता है आपस में, तब जा कर के हम एक फसल को उगा सकते हैं, एक फसल उससे उगता है। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की गरिमा है। और कह रहे हैं फसल है क्या? फसल कोई ऐसा कुछ तो विशेष है नहीं, लेकिन हम उसे ये मान सकते हैं कि वो नदियों के पानी का जादू है। जब नदियों का पानी उस खेतों में जाता है तभी फसल उत्पन्न होती है। ठीक है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, और उन किसानों के हाथों के स्पर्श की वो महिमा है जिन किसानों के द्वारा खेती की जाती है, खेत में बीज को बोया जाता है और उन फसलों को तैयार किया जाता है। नदियों के पानी का जादू, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म। और जो भूरी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, संदली मिट्टी होती है, इन सारी मिट्टियों का गुण धर्म होता है, वो सबको मिला करके फसल होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और फिर उसके साथ उसे सूरज की किरणें भी चाहिए। फसल बिना सूरज की किरणों के नहीं हो सकती, बिना सूर्य के प्रकाश के नहीं हो सकती। यदि हम कहीं पर कुछ बीजों को रोप दें और उसे सूर्य का प्रकाश ना मिले तो वह नहीं उत्पन्न हो पाएंगे, तो उगेंगे भी तो वह समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वह आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो रूपांतर है सूरज की किरणों का, सूरज की किरणों का वो रूपांतर है। अगर सूरज की किरणें ना हो तो भी फसल नहीं हो सकती। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और यदि हवा भी ना हो तो भी फसलें नहीं हो सकती। यानी कि एक फसल को पैदा होने के लिए, फसल को उगने के लिए इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। यानी इन एक फसल को अगर हम पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं खेत में, तो उसके लिए नदियों के पानी का होना भी ज़रूरी है। यदि पानी नहीं है तो फसल नहीं होंगे। हाथों का स्पर्श भी होना ज़रूरी है। यदि कोई उस पर बीज नहीं डालेगा, उसको सींचेगा नहीं, उसको गुड़ाई निराई नहीं करेगा, उसकी देखभाल नहीं करेगा, तो भी फसल अच्छे से नहीं होगी। ठीक है, और पूरी काली संदली मिट्टी के गुण का धर्म है। यदि मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो भी फसल अच्छी नहीं होगी, उसके लिए मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए।
सूरज की किरणों का रूपांतर है, यानी यदि सूरज का प्रकाश उसको नहीं मिलेगा तो भी फसल नहीं होगी, उसको सूरज का प्रकाश भी चाहिए। और सिमटा व संकोच है हवा की थिरकन का, यानी हवा नहीं होगी तो हवा के बिना भी फसल नहीं हो सकती। यानी एक फसल को उत्पन्न होने में नदी का पानी चाहिए, मनुष्य के हाथों का स्पर्श चाहिए, मिट्टी का गुणधर्म चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश चाहिए और हवा भी चाहिए। जब ये सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, जब ये सारी चीज़ें एक साथ आती हैं, तब जाकर के हम एक फसल को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसमें कवि ने एक फसल के विषय में बताया हुआ कि एक फसल कोई को जिसको हम बहुत सामान्य या साधारण सा ले लेते हैं कि ये तो ऐसी फसल है, ऐसे ही उग जाती है, लेकिन उसमें हमें इतने सारी चीज़ों का सहयोग चाहिए। प्रकृति और मनुष्य जब दोनों का सहयोग इसमें मिलता है, तब जाकर के हम फसल को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। पहले दंतरित मुस्कान का प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं कि बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि के मन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो कवि का मन आनंदित होता है, खुश होता है, और वह बच्चे की उस मुस्कान को देख करके अनेक अनेक बिंबों के माध्यम से उसकी तुलना करता है, और उसे देख करके कवि कहता है कि ऐसे बच्चे की मुस्कान को देखकर तो कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाएगा। तो हमारे जैसे कोमल हृदय वाले कैसे नहीं उसे मोहित हो सकते हैं, कैसे नहीं उस पर उनका प्रभाव पड़ सकता है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है। बच्चे की मुस्कान निश्चल होती है, बच्चे की मुस्कान सुंदर होती है, बच्चे के अंदर कोई छल प्रपंच नहीं होता, कोई वैर भाव नहीं होता, और वो अपना पराया देखे बिना भी सबके साथ वो मुस्कुरा सकता, ठीक है। तो इस तरह से, और बड़े की मुस्कान क्या होती है, तो बड़े की मुस्कान में स्वार्थ होता है। बड़े के मुस्कान में जो है अपना मतलब अपना एक अर्थ होता है कि अगर वो मुस्कुराएगा तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, या उसके मन में कोई दुख भी होता है, कोई पीड़ा भी होती है, तो उसको भी वो अपने अंदर रख करके मुस्कुरा सकता है। लेकिन एक बच्चा निश्चल होता है, उसके मन में किसी तरह का दुख या पीड़ा नहीं होती है, किसी तरह का स्वार्थ नहीं होता, उसकी हंसी निश्चल होती है, निस्वार्थ होती है, ठीक है। तो कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है, तो उन्होंने किस किस बिंब के माध्यम से व्यक्त किया है, तो माने जैसे कमल के फूल, शेफालिका के फूल, ठीक है, उसके माध्यम से व्यक्त किया है, ठीक है। उन्होंने इस माध्यम से क्या है कि ऐसे लगता है कि बच्चे का जो ये मुस्कान है, ये इसको देख करके ऐसे लगता है कि जैसे पाषाण हृदय वाला भी पिघल जाए, यानी कि पत्थर हृदय वाले को भी पिघलाने की क्षमता वो रखता है। भाव स्पष्ट करना है, तो छोड़ तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल गया जलजात, कहते हैं कमल के फूल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम भाव स्पष्ट करेंगे तो पहले इसका संदर्भ देंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से लिया गया है, जिसके लेखक नागार्जुन जी हैं, और फिर उसके बाद उसका संदर्भ देंगे कि इसमें नागार्जुन जी ने बच्चे की मोहक मुस्कान का वर्णन करते हुए लिखा है कि छोड़ झोपड़ी तालाब में झोपड़ी में खिल गया है जलजात, कि बच्चे का जो धूल से भरा हुआ शरीर है उसको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे झोपड़ी को जो एक कमल का फूल है वह तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में आ गया हो। फिर ये कह रहे हैं कि छू गया झड़ने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। इसमें भी हमें संदर्भ और प्रसंग देना है और उसके बाद इसकी व्याख्या करनी है कि जैसा मैंने पाठ में ही आपको बताया है कि ऐसा लगता है कि इस बच्चे के छू जाने के बाद जो है कोई बबूल है या बांस है, इससे मतलब नहीं रहता, यानी कोई कठोर व्यक्ति या कोमल व्यक्ति से मतलब नहीं, बल्कि जिसे भी जो भी इस बच्चे को देख लेता है उसकी मोहक मुस्कान को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे शेफालिका के फूल झड़ रहे हों, ठीक है। इसके बाद फसल वाले में भी हम देख लेते हैं प्रश्न उत्तर। तो कवि के अनुसार फसल क्या है, तो कवि के अनुसार फसल क्या है कि फसल कोई एक सामान्य साधारण सी बात नहीं है, बल्कि यह जो है प्रकृति का और मनुष्य के दोनों के संयुक्त रूप से किए गए कर्म का फल है। यानी प्रकृति और मनुष्य जब दोनों मिल करके इसमें सहयोग करते हैं तब हम फसल को उगाते हैं। तो कविता में फसल उगाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात की गई, तो आवश्यक तत्व क्या क्या है, तो आवश्यक तत्वों में नदी का पानी है, ठीक है, मनुष्य के हाथों का स्पर्श है, इसके बाद मिट्टी की का गुण धर्म है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, सूर्य की किरणों का प्रताप है, और हवा का भी सहयोग इसमें है। ये सारे सहयोग जब आपस में मिलते हैं तब हम फसल उगाते हैं, ठीक है।
फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो इसके माध्यम से कवि ये व्यक्त करना चाहता है कि जब तक कोई किसान अपने हाथों के स्पर्श से फसल को नहीं उगाएगा, यानी जब तक वो मेहनत नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, तब तक फसल उग नहीं सकती। और जब वो मेहनत करता है, जब वो अपना समय खेत को देता है और फसलों को उगाता है, तभी एक फसल उग सकती है। इसीलिए कवि ने इसमें हाथों के स्पर्श की गरिमा को कहा और किसानों की महिमा को कहा कि वे किसान ही हैं जो फसलों को उगा सकते हैं। भाव यहाँ पे स्पष्ट करने के लिए कहा है, तो इसमें भी भाव ऐसे स्पष्ट करना है कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड से लिया गया है और इस कविता फसल है और इसके कवि नागार्जुन जी हैं। फिर उसके बाद इसका आपको संदर्भ देना है कि प्रस्तुत कविता में फसल में किन किन चीज़ों का की आवश्यकता पड़ती है, इसके विषय में लिखते हुए कवि कहते हैं कि रूपांतर है सूरज की किरणों का। फसल क्या है? सूर्य की किरणों का रूपांतर है। सूरज की किरणें नहीं होंगी तो फसल नहीं होगी। और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यदि हवा भी नहीं होगी तो भी फसल नहीं होगी। फसल को उगाने के लिए हवा का और सूर्य के प्रकाश का होना भी अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये पाठ आपका यहाँ पर समाप्त होता है क्षितिज का। क्षितिज भाग 2 में आपका दंतुरित मुस्कान और फसल, इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको बताए हैं और इसके बारे में भी सारी जानकारी मैंने आपको दी है और इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे और अगली वीडियो में फिर हम अगली कविता के विषय में जिक्र करेंगे।